टॉकिंग अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स। हमारे पास अगला ग्रुप है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसमें से जो एससीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, आई विल मेंशन देम। टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया की इनहिबिट करते हैं। किस तरह करते हैं? पहली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, रिपीट कर देती हूँ कि ये बाइंड करते हैं 30S सब यूनिट के साथ। मैंने कहा था टेट्रासाइक्लिन्स सिर्फ इस बात में डिफरेंट है कि 30S यानी छोटे वाले सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे और इनहिबिट इनमें भी दो अमाइनो एसिड्स का जो लिंक बन रहा होता है ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन, उसको रोक देंगे। ठीक है, तो दैट्स इसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन सकती। सो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। बैक्टीरिया की एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म और वर्क सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। अब हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे पास बहुत सारी आती हैं, मतलब ये टेट्रासाइक्लिन पूरा ग्रुप है। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, डेमेक्लोसाइक्लिन और बहुत सारी आती हैं। लाइक जो सारी साइक्लिन्स हैं ना, बहुत सारी वो इसके अंदर लाई करती हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है खास, बस ये है कि ओरल रूट भी है, आईवी रूट भी है, और ये भी इंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग करते हैं। लाइक ये आपके जीआईटी के थ्रू जाएंगे तो लिवर में जाएंगे, जो आपको पता है जैसे इंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग होती है। फिर तीसरी बात क्या होगी इनकी? मेटाबॉलिज्म लिवर में है इनका। फिर आखिरी बात एक्सक्रीशन मेनली यूरिन में है। ठीक है, तो इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है जो एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टेट्रासाइक्लिन्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम या वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में शामिल करते हैं। सो दे हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्टिविटी। और इसमें हमारे पास क्या क्या कवर होंगे? ग्राम पॉजिटिव भी कवर हो जाएंगे बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव भी कवर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हम हमेशा क्लेमाइडिया रिकेट्सिया को अलग से रखते हैं बिकॉज वो हमारा ग्राम स्टेन नहीं लेते। तो क्लेमाइडिया रिकेट्सिया जो है हमारे, और माइकोप्लाज्मा जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स है, वो भी ये कवर कर लेते हैं। उनके अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, सो क्या एक्टिविटी आ गई? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, क्लेमाइडिया रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लोरेल्फेनिकोल पढ़ाया है, जिसमें आई टोल्ड यू कि वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एक्टिविटी क्लेमाइडिया में नहीं है। ये बात याद रखनी है आपने। टेट्रासाइक्लिन्स क्लेमाइडिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, क्लेमाइडिया रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी चलती है और अच्छी चलती है। रेजिस्टेंस क्या किस तरह बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस की हुई है इनको, वो बस इतना नहीं याद रख लें आपके, बैक्टीरिया ने इनको अंदर आने से रोक दिया। ठीक है, अंदर आने का जो पंप थे ना इनके, अंदर आने का जो रास्ता था, जब ये अंदर आते हैं तो बैक्टीरिया ने स्पेशल किस्म के पंप्स बना लिए। जिस तरह पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए हमने पंप रखे हुए होते हैं ना अपने घरों में, इसी तरह बैक्टीरिया ने इनको अपने घर से यानी अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए पंप्स बना लिए। उन्हें हम कहते हैं इफ्लक्स पंप्स। तो जैसे ही अंदर आते हैं बैक्टीरिया उन्हें निकाल बाहर फेंक देते हैं, तो ये असर नहीं कर सकते। दिस इज अ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बाय बैक्टीरिया। ये भी कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे हैं क्लिनिकल यूजेस। ये अब यहाँ से बात जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लिनिकल यूजेस बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं आपके एससीक्यूज में। एमसीक्यूज में भी ज़ाहिर है आएंगे, लेकिन एससीक्यूज जो आते हैं आपके शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन या फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपके मेजर मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है विद रिगार्ड्स टू एक सिंगल टॉपिक। तो आपके इनके क्लिनिकल यूजेस ये 4 हेडिंग्स में लिखेंगे और आपका क्वेश्चन का मार्क्स पूरे मिल गए। इंतहाई आसान है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनकी एक्टिविटी तो बहुत सारी के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनके अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक ज़्यादा अच्छी एक्ट करती है। ठीक है, अब हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है ना। जिस तरह हमने बात की थी पहले, तो हमने पढ़ा था कि 4 जनरेशन हैं हमारी उनकी जो सेफ्लोस्पोरिन्स है, उनमें से 4th जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन भी बहुत अच्छी है। फिर हम बात कर लें तो क्लोराम्फेनिकोल भी वाइड स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन भी वाइड स्पेक्ट्रम है। आगे हम और पढ़ेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन हर ड्रग तो नहीं दे देते ना हम किसी बीमारी में। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चले कि यार इस बीमारी में हमने ये ड्रग देनी है, हालांकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो बहुत सारी हैं। तो इसमें फिर हमारे पास ये होता है कि आपकी जो क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो काम करती है। बहुत अरसे से ज़ाहिर वर्क हो रहा है और देखा जा रहा है कि यार कौन सी मेडिसिन कितना अच्छा असर कर रही है। कि हमने सपोज किसी को हम कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से गला ख़राब जो है ना हमारा नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, अब उस गले ख़राब में हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दी पेनिसिलिन, सपोज उसने असर नहीं किया, तो हमने कहा नहीं यार ये इतनी अच्छी नहीं है। फिर हमने दे दी सेफ्लोस्पोरिन, उसने भी असर नहीं किया, हमें लगा ये भी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि उसकी एक्टिविटी है थी। फिर हमने दी उसके अगेंस्ट एजिथ्रोमाइसिन, न्यू ड्रग, उसने बहुत अच्छा असर कर लिया। तो हमें पता चला कि यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी अगेंस्ट है। तो इस तरह से क्लिनिकली हमें पता चला कि कौन सी ड्रग के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपको खुद जब आप क्लिनिकल साइट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उस यहाँ पर
सिनेरियोज की अगर बात करें हम अपने एग्जाम में, तो वो आपको इतनी क्लियर कट पिक्चर उन्होंने हमेशा दी हुई होती है कि कोई उसमें शक नहीं होता आपको, या फिर हो भी तो थोड़ा बहुत रह जाता है, काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। अभी हम अगर इसके क्लिनिकल यूजेस की मैं आपको बताऊं, तो इसके प्राइमरी यूजेस का मतलब ये है कि जो जिसमें हम इसको एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग देना सोचते हैं, तो वो हमारे पास आपको होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, लेकिन ये जो बैक्टीरिया ना छोटे छोटे क्लेमाइडिया रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा, हर एंटीबायोटिक इनको कवर नहीं करती। तो माइकोप्लाज्मा के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम देते हैं प्राइमरीली टेट्रासाइक्लिन को। माइकोप्लाज्मा प्राइमरीली का मतलब है कि हम पहली सोच ही टेट्रासाइक्लिन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी यूजेस में आपने एक तो ये लेना है माइकोप्लाज्मा, और दूसरा वही क्लेमाइडिया रिकेट्सिया, ठीक है। ये तीनों आपने याद रखने, प्राइमरी में आप खाली ये बात भी लिख लें तो भी काफ़ी है। सेकेंडरी यूजेस जो है इसके, उसका मतलब ये है कि सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है, यानी कि इससे अच्छी चॉइस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर हमें सेकेंड चॉइस चाहिए होगी तो हम इसको प्रेफर करेंगे, तो वो है स्लार। 4 रिएक्शन है, सिफिलिस, लाइम डिजीज, उसके बाद ए से क्या स्टैंड कर रहा था, एक्नी, सॉरी मुझे खुद याद नहीं रहा, सिफिलिस, लाइम डिजीज, एक्नी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। स्लार से मैंने याद रखा होता, अपने पास लिख लेते हैं ना जब आप निमोनिक एक छोटा सा, बेशक क्योंकि खास अच्छा निमोनिक नहीं है, लेकिन जब आप बार बार उसे पढ़ेंगे ना तो आपके जहन में, आपकी आंखों के सामने वो चीज़ नक्श हो जाएगी। सिफिलिस, लाइम डिजीज, एक्नी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये सेकेंडरी ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर सिलेक्टिव ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिलेक्टिव के मैंने ये लिख दिए, सॉरी ऊपर लिखना था। सिलेक्टिव में मतलब ये है कि हम इसको चूज कर सकते हैं, एक अच्छी चॉइस है। तो मलेरिया, एमीबा, एच पाइलोरी, लाइम, ठीक है। इसको महल के नाम से भी आप लिख सकते हैं। महल होता है ना, हम उर्दू में कहते हैं एक बहुत बड़ा सा महल है जिसमें बादशाह रहता था, ये बादशाह का महल है क्योंकि सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव इज समथिंग वेरी चूजी, समथिंग वेरी डिफरेंट, और इसमें हमारे पास महल आ गया, ठीक है। मलेरिया, एमीबा, एच पाइलोरी, लाइम डिजीज, दैट्स इट। यहाँ पर आपका आराम से यूजेस हो गए। टाइजीसाइक्लिन क्या है, टाइजीसाइक्लिन हमारे पास थोड़ी सी टेट्रासाइक्लिन जैसी ही मतलब ड्रग है, उसी ग्रुप की है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो जिसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ इसको अलग से मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं ना, मैं वो जो हमने पढ़े थे ना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मर्सा और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, जो हमारे बहुत शदीद रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स थे। इवन हमने पढ़ा था वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन्स थे, टेरोकोकस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उनके अगेंस्ट भी हम टाइजीसाइक्लिन दे सकते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टेट्रासाइक्लिन, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, लेकिन बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ अच्छी होती है। इसका सिनेरियो में कभी कोई खास इस्तेमाल नहीं आया, ठीक है। मतलब आपके एमसीक्यू एससीक्यू में कोई ऐसा सिनेरियो अभी तक मैंने नहीं देखा जिसमें टाइजीसाइक्लिन जिसका आंसर हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके जो क्लिनिकल यूजेस हैं ये पूरे हो जाते हैं, और आपने इनको बहुत अच्छे से फिंगर टिप से याद रख लेना। एक है माइकोप्लाज्मा रिकेट्सिया क्लेमाइडिया, सेकेंडरी में स्लार है, सिलेक्टिव में महल है, और टाइजी है, ठीक है, वो स्पेसिफिक है। टाइगर से याद रखना है कि टाइगर है ना, टाइजी से मिलता जुलता लफ्ज, तो टाइगर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। अब आखिरी चीज़ जो इसमें आती है वो है इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स। अभी जो इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ना, मैंने यहाँ पर इन्यूमरेट किए हैं, ये भी आपका एससीक्यू में 50,000 दफ़ा रिपीट हुए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन में से आपके जो मोस्ट कॉमनली आते हैं, मैंने बताया वो क्लिनिकल यूजेस का एससीक्यू आता होता है या टॉक्सिसिटी का, और एमसीक्यूज भी इसी में से आते हैं। एमसीक्यूज में तो बहुत ज़्यादा वो पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि कौन सी ड्रग है या कौन सी एंटीबायोटिक है जो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या जो बच्चों में टीथ का डिस्प्लेजिया कर देती है, टूथ इनेमल डिस्प्लेजिया, दांतों को ख़राब करती है बच्चों में, अगर दे दी जाए तो वो टेट्रासाइक्लिन होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू आपका बहुत ज़्यादा आता है, और ये टॉक्सिसिटी में भी मैं आपको मेंशन करूंगी। सबसे पहली है जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। जीआईटी में आपका ये नोजिया डायरिया भी कर सकते हैं, नॉर्मल और सिवियर किस्म का आपका पूरा जीआईटी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इनका ये इफेक्ट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो बोन और टीथ एबनॉर्मेलिटीज है, बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अलग से क्वेश्चन आता होता है इसी के उसमें कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इनलिस्ट करें जो बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसमें पहली जो एक ड्रग आपने याद रखनी है वो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। बच्चों में ये टूथ डिस्प्लेजिया कर देती है, दांतों की फॉर्मेशन ख़राब कर देती है, बोन्स की फॉर्मेशन ख़राब कर देती है, खुसूसन दांतों से एमसीक्यू आता है, तो इसलिए आपने याद रखनी है, ठीक है। या तो वो आपको पूरा सिनेरियो बना के दे देंगे कि बच्चा था, उसको एक इन्फेक्शन हुआ, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन और फलाना, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे टेट्रासाइक्लिन दे दी, फिर उसके दांतों खराब होगी, तो आप बताएं कि उसे कौन सी, सॉरी बताएंगे नहीं कि उसे कौन सी ड्रग दी गई थी, फिर बताएंगे दांत खराब हो गए, तो बताएं ड्रग कौन सी थी, तो टेट्रासाइक्लिन होती है।
फिर वो क्या कह सकती हैं, हेपेटिक टॉक्सिसिटी होती है इनकी। हेपेटिक टॉक्सिसिटी में ये है कि जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिसफंक्शन चल रहा होता है ना, उसमें एग्जैसरबेट कर देती है, इंक्रीज कर देती है, और या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स में डायरेक्ट भी असर हो सकता है लिवर पे। रीनल टॉक्सिसिटी है किडनीज को भी, ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन अगर कोई होता है तो उसको ज़रूर ये इंक्रीज कर देती है। फैनकोनी सिंड्रोम या रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वगैरह इससे कॉमन है। फोटोटॉक्सिसिटी हमारी जो अल्ट्रावायलेट लाइट से स्किन की एबिलिटी है कि वो उसे रेजिस्ट कर लेती है, यानी सन रेज को, वो जो है वो इसकी वजह से स्किन की एबिलिटी कम हो जाती है, और फिर पेशेंट अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज होगा तो उसकी स्किन खराब हो जाएगी, खास तौर पर डेमेक्लोसाइक्लिन। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी मतलब ये है कि आपका जो कान में वेस्टिबुलर सिस्टम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस, उसको ही ख़राब करती है, तो आपको डिजनेस वर्टाइगो टाइप सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो है ना 6 चीज़ें एकदम आसानी से याद हो जाए, इसमें मुश्किल बात भी नहीं है। जीआईटी, बोन, हेपेटिक, रीनल, मतलब आप सब तीनों चीज़ें लिख दें जो आपकी सामने सामने पड़ी हुई है। जीआईटी पूरी है, साथ लिवर है, साथ किडनी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप बोन्स और टीथ तो भूलना ही नहीं है, ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 2 बेचारे रह जाते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर, तो इसमें आपने खुद से लिखनी है अंदर बातें, 2 लाइनें, और कुछ मुश्किल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स। कोई मसला हुआ किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।